नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके घरों में खुशियां आए और इन खुशियों के साथ में आपका जीवन सफल बने, बच्चों का जीवन सफल बने, इसी कामना के साथ शुरू करता हूं। गिने चुने हैं लोग यहाँ अब जो सच पर कायम होते हैं, कब तक इनसे बच पाओगे, धोखे तो हरदम होते हैं। जो करते हैं बात अमन की, पास उन्हीं के बम होते हैं। जो सत्ता को धूल चटा दे, ऐसे भी परचम होते हैं। दिल को बहुत रुलाने वाले आंखों के मौसम होते हैं। दीपक पंडित जी की ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक हैं। इस समय तमाम सारे ऐसे मौसम हैं जो आंखों को रुला देते हैं और आंखों में आंसू आता है, क्योंकि जब अन्याय होता है। अन्याय हो रहा है आज हिंदुस्तान के भीतर भी, हिंदुस्तान के बाहर भी, और इंडिया उसके लिए लड़ रहा है। लेकिन खुद को भारत कहने वाले उस आग में कूद रहे हैं, उस नफरत को भड़का रहे हैं। तो यह हो रहा है। अन्याय कैसे कैसे हो रहे हैं, यह देखकर तरस आता है। कुछ घटनाओं से मैं शुरू करूंगा। मिर्जापुर में कांग्रेस की एक छोटी सी कार्यकर्ता है, कोई बहुत उम्र दराज नहीं है, बड़ी युवा कार्यकर्ता है। लगातार तमाम चीजों पर वोकल होती हैं, तमाम मुद्दों पर होती हैं। आयुषी शुक्ला, उन्होंने कुछ ट्वीट किए, कुछ और ये किए, किसी के लिए गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन नफरत से भरी डबल इंजन की सरकार को बर्दाश्त नहीं होता। और उस डबल इंजन की सरकार ने उनको फर्जी तरीके से केस बना करके रातों रात उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। आज उन्हें 4 दिन हो चुके हैं जेल में। कल कोर्ट में केस लगा है, कोर्ट ने भी तत्काल नहीं सुना, क्योंकि निचली कोर्टों की जो दशा है वो हम सब जानते हैं। और उसके बाद में अब क्या होगा पता नहीं, लेकिन अन्याय हो रहा है। एक बालिका, एक बेटी जिसकी उम्र अभी 25 भी नहीं है, उसको इस तरह से यदि किया जा रहा हो तो आप समझिए। और कोई उसने अन्याय नहीं किया, किसी पर हमला नहीं बोला, किसी में कहीं नफरत नहीं फैलाई, बावजूद इसके यह खेल हो रहा है। क्योंकि साहब वो प्रियंका गांधी की टीम की सदस्य बनी, उनके साथ लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दे रही थी, इसलिए सजा मिल रही है। एक घटना। दूसरी घटना उसी डबल इंजन की सरकार की है, जो कहती है कि हम कानून व्यवस्था, न्याय का शासन और न जाने क्या क्या, ये लोग जो शब्द यूज करते हैं, सुव्यवस्था, सुशासन। स्थिति क्या है? वो सुसु वाला शासन, जो बच्चों को हम कहते हैं ना सुसु कर लो, वो वाला शासन। क्यों ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 69,000 यानी 69,000 शिक्षकों के भर्ती करने और उन्हें नियुक्ति पत्र देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। उस आदेश के बाद में वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए धरना प्रदर्शन और सब कुछ कर रहे हैं। बेरोजगारी से तंग है, कई उन्होंने आत्महत्या तक कर ली है। और सारी लड़ाई जीतने के बाद में स्थिति है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनको अपॉइंटमेंट लेटर देने को तैयार नहीं। उन्होंने जब मुख्यमंत्री आवास के बाहर चौक पर प्रदर्शन करने की कोशिश की तो उन पर लाठी चलाई और उनको लाद कर फेंक दिया गया। और उसके बाद अब वो जब शिक्षा राज्य मंत्री के पास गए, जो बेसिक शिक्षा के मंत्री हैं, संदीप सिंह, जो कल्याण सिंह के पोते हैं, जो परिवारवाद का बहुत बड़ा प्रतीक है, तो साहब वहां पर भी उनको वही स्थिति हुई, लाठी खानी पड़ी, मारपीट पुलिस से खानी पड़ी और उसके बाद में फिर फेंक दिया। मंत्री सुनने को तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं है। देश में और क्या होगा, प्रधानमंत्री वैसे ही गूंगा बहरा है। वो जब मणिपुर की घटनाओं को नहीं सुन पा रहा है, रेप होती लड़कियों के मामले में नहीं बोल पा रहा है, तो उसमें क्या बोलेगा? तो यह अन्याय और अन्याय का शासन है। और यह शासन यहीं रुक जाता
तो भी आज स्थिति क्या हो गई है? इस अन्याय के शासन का इतना बोलबाला हो गया है, इतना खौफ भर दिया गया है सरकार की तमाम जांच एजेंसियों का, कि ईडी के अफसर बनकर कुछ एक टीम गई एक बैंक मैनेजर के यहां, उसको उठा लेती है, बंधक बना लेती है, और उसके बाद में उसके घर से 3 करोड़ 20 लाख रुपए लूट लेती है। और लूट करके, और जिस तरीके से होता है पूरी घटना, जिस तरह से धमकाया जाता है और न जाने क्या क्या किया जाता है, वो समझने वाला है। उन्होंने अपना एक प्लाट बेचा था, और उस प्लाट से उन्हें जो पैसे की फर्स्ट किस्त मिली थी वो ये थी, और वो लुटेरे ले करके चले गए। हालांकि बाद में सीसीटीवी कैमरे और दूसरी चीजों से उनमें से एक पकड़ में आया है, जिससे 70 लाख रुपए बरामद हुए हैं, लेकिन बाकी पैसे कब बरामद होंगे, क्या होगा और नहीं होगा, यह देश भर के तमाम लुटेरों के लिए एक सीख भी हो गई है कि अब ईडी बन करके कहीं भी घुस जाओ, लूट लो, जैसे ईडी वाले लूट रहे हैं। ईडी के लोग जाते हैं, किसी बिजनेसमैन को अचानक एकदम से नोटिस देते हैं और कुछ करते हैं, और उसके बाद में चुपचाप एक बड़ी रकम लेके चले आते हैं। कुछ जगह पे वो सर्च और दूसरे बात का ड्रामा करते हैं, और उसके बाद में तय होता है, और उसमें हिस्सेदारी सबकी है ऊपर तक। और इस तरह मेरे चूंकि ईडी में एक बड़े सीनियर अफसर हैं, एक मित्र हैं, उनसे जो जानकारियां मिली, उसके बाद में मैं अचंभित था कि इतना रुपया हो गया है, इतना रुपया कमा लिया है लोगों ने। सुन करके आता है कि वाह भाई, ऐसी नौकरी तो फिर सबको करनी चाहिए। एक समय में कोई ईडी में जाना नहीं चाहता था। मेरे एक दोस्त दिनेश भट्ट आईपीएस थे यूटी कैडर के, वो ईडी में एडिशनल डायरेक्टर थे, और साहब वो वहां से कि हमें ईडी से हटाओ, नहीं आना है। सब ईडी में पोस्टिंग नहीं चाहते थे लोग, वो कांग्रेस का समय। स्थिति ये है। एक और डायरेक्टर रहे मेरे, वो भी मित्र हैं, वो भी दिल्ली पुलिस के ऑफिसर थे, करनैल सिंह साहब, बड़े अच्छे अफसर थे। वो ईडी में काफी समय रहे, लेकिन उनके समय में ईडी पर कोई एक भी रक्ती आरोप नहीं लगा। उन्होंने गलत होने नहीं दिया। उनको हटाने के बाद ही सारे खेल शुरू हुए। तो आप समझ सकते हैं, जो खेल शुरू हुए और खेल चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं, वो वही नहीं चल रहे हैं। आजकल डीआरआई हो, इनकम टैक्स हो, एनसीबी हो, या दूसरे सब ये जो एजेंसियां हैं जिनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ कुछ भी हो कहीं पर घुस जाइए, लूट लीजिए, किसी नाम पे धमका दिए, कहेंगे एनडीपीएस में फंसा देंगे। आदमी डर के मारे कहेगा साहब जो ये मेरे पास है ले लो, अब छोड़ो मुझे, क्यों आप फंसा रहे हो, मेरी जान बख्शो। आज यह हालत। तो इस तरह से अन्याय होता है। तो एक तरफ बेटियां निर्दोष परेशान की जा रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले देश में, एक तरफ गुरु होता है, शिक्षक होता है, और न जाने क्या क्या कहते थे नरेंद्र मोदी, आज उन टीचर्स के ऊपर लाठियां चल रही हैं। उनमें महिलाएं भी हैं, बेटियां भी हैं, और पुरुष भी हैं, हर तरह के लोग, युवा भी हैं जिनके भविष्य खत्म हो रहे हैं। इसके बाद में तीसरी ये घटना आपको बताई। ये घटनाएं यही नहीं रुकती, इस तरह से लगातार चलती हैं, और ये नफरत के खेल की घटनाएं। इन लूट की घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं और होंगी, क्योंकि अब जब बेरोजगारों की, अग्निवीरों की फौज निकलेगी तो वो करेगी क्या? वो इसी तरह का काम करेगी, क्योंकि वो जानती है शहीद होने पर सम्मान नहीं मिलता है, और किसानों को उनका हक नहीं मिलता है, बाकी युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, बेटियों की आबरू लूटी जाती है। तो साहब, यदि किसी को वेश्या नहीं बनना है, किसी को अपने इज्जत के साथ वो करना है, तो ये करना है, तो क्या करेगा? वो कहेगा इससे तो अच्छा है कि कोई अपराध कर। मुझे आज भी याद आता है, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है, पूर्व मंत्री हैं, मेरे मित्र हैं, डीएवी कॉलेज लखनऊ में होते थे, अब मैं नाम नहीं बता रहा हूं।
तो उन्होंने एक बार बताया कि पैसे की जरूरत थी और क्या था, और जाने क्या बताया, और उसके बाद कहा कि फिर हम और हमारे एक दोस्त ने चेन स्नेचिंग करी। हालांकि वो पकड़े नहीं गए। अब आप समझिए, फिर मैंने उन दिनों में दैनिक जागरण का क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था, मैंने स्टोरी लिखी थी कि लड़कियों को सैर सपाटा कराने की चाहत ने बना दिया लुटेरा। तो आप समझिए, वो तमाम सारे अच्छे घरों के लड़के थे, अपनी तमाम जरूरतों के लिए किस तरह की चीजों में। तो जब ये तो वो थे जो अय्यासी के खर्चों के लिए था, मोहब्बत के खर्चों के लिए था। लेकिन जहां आपकी रोटी का मसला होगा, आपके बच्चों के भविष्य का मसला होगा, आपके परिवार के आत्महत्या का मसला होगा, तब आप क्या करेंगे? तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कमोबेश यही हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी बना रहे। आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश बन गया है। सबसे बड़ी बेरोजगारों की आबादी हिंदुस्तान में है, सबसे बड़ी भुखमरों की आबादी हिंदुस्तान में है। और यह मैं नहीं कहता हूं, ये सरकारों के आंकड़े ही साबित करते हैं। सरकार खुद कहती है इस देश के 81 करोड़ लोग इतने बेबस हैं कि उन्हें 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं, जब इस स्थिति में देश हो तो फिर क्या होना क्या चाहिए? कांग्रेस कहती थी गवर्नेंस, और गवर्नेंस क्या होता है? सबको शिक्षा मिल जाए, सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल जाए, सबको खाने पीने की चीजें मिल जाए, रोजगार मिल जाए, औद्योगिकरण हो जाए, और उसके अलावा जो नागरिक सुविधाएं हैं उनको कैसे अधिक से अधिक प्रोवाइड किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं दी जाएं, और इन सब चीजों पे बात हो। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को देखें और उस पर क्या चर्चा होती कि हम 370 हटाएंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम इस तरह की चीजें करें। तो आप समझिए, सनातन स्थापित करेंगे, पता नहीं क्या क्या। हुजूर, सरकार आप चलाने आ रहे हैं या मंदिर चलाने आ रहे हैं? फैसला करिए। क्योंकि हमें मंदिर चलाने वाला नहीं चाहिए, हमें मस्जिद चलाने वाला नहीं चाहिए, हमें गुरुद्वारा और चर्च चलाने वाला नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि जो जो भी धर्म मानता है और जो उसको अनुयायी है, वो अपने अपने ढंग से स्वतंत्रता से उसका पालन करे। सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो, जब तक कि कोई विवाद ना हो, और हर इंसान सुख सुविधाओं के साथ रहे, उसको जरूरतें पूरी हो, उसके परिवार की जरूरतें पूरी हो, बच्चों के भविष्य की बातें हो, और देश को आगे ले जाने की बातें। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज विश्वगुरु बनना चाहते हैं नफरत के नाम पे, विश्वगुरु बनना चाहते हैं और बहुत सारी चीजों के नाम पे। और कमोबेश इसी तरीके के खेल नफरत के पंजाब में भी हो रहे हैं। पंजाब में चूंकि पूर्ण सरकार है और दिल्ली में तो पूर्ण सरकार है नहीं आम आदमी पार्टी, तो वहां पर इसी तरीके से भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। और इसी तरीके की तमाम तरह की नफरत और तमाम चीजों को बोया जा रहा है। आतंकवाद में झोंकने की कोशिश हो रही है, हालांकि पंजाब की जनता इसे 100% नकारती है। चंद फिरका परस्तों को छोड़ दीजिए तो कोई नहीं, लेकिन भड़काने और करने की कोशिशें लगातार होती हैं। इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लवली ने एक बड़ी रैली की, उसमें जो जन समूह आज उमड़ा, उसने बता दिया कि उसका यकीन वापस कांग्रेस में आ गया है। अब वो भरोसा नहीं करती है न किसी डबल इंजन की सरकार में, न मोदी के साथ हिडन समझौता करने वाली सरकार। इसलिए अब वो जवाब देना चाहती है और लड़ना चाहती है। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि मुद्दों को लेकर चर्चा हो, और मुद्दों को लेकर होनी चाहिए। आज एक और चीज कहूंगा, दुनिया में जो नफरत का खेल चल रहा है, जिसे हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच देख रहे हैं, किस तरीके से हमास के जरिए फिलिस्तीन को बदनाम किया जा रहा है, वहां के नागरिकों को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इजराइल मार रहा है, और जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, और झूठे वीडियो के जरिए जिस तरीके से फिलिस्तीन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है,
वो अपने आप में दुखद है। और इस तरह के जो झूठ फैलाए गए थे, उनके कारण अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी एक गलत बयान दिया था। आज उन्होंने अपने बयान को सुधारा और उन्होंने स्पष्ट किया कि हमास और फिलिस्तीन अलग अलग हैं और फिलिस्तीन भी पीड़ित है हमास से। तो आप इससे समझ सकते हैं, जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी, आज उन्होंने ट्वीट किया। मैंने कल जो उनका गलत ट्वीट था उस पर बहुत कड़ा लिखा था, और जो लिखा था आप उनके जाएंगे ट्वीट पे, मेरा आप ट्वीट देख लीजिएगा। मैंने उनको इतना कड़ा ट्वीट लिखा था, यदि वो चाहे तो हम पे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। बावजूद इसके कम से कम अमेरिका में अभी ये शर्म बाकी है। हिंदुस्तान में होता तो जरूर हो जाती, क्योंकि हमारे देश का मदारी प्रधानमंत्री सिर्फ खेल दिखा सकता है और हम उनके जो भक्त हैं, जो मजमाई हैं, वो तालियां बजाते हैं। तो तालियां थालियां बजवाएंगे, मजमे दिखाएंगे, लेकिन देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। देश को नफरत में झोंकेंगे, अन्याय कराएंगे। इसी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का वक्त है और सच के साथ खड़े हो। कई लोग कहते हैं कि आप एक पक्षी हो जाते हैं। नहीं, मैं एक पक्षी नहीं होता। पत्रकारिता का नियम है कि आप पीड़ित के साथ खड़े हो। पत्रकारिता का नियम है कि आप इस्टेब्लिशमेंट यानी सत्ता से सवाल कीजिए, विपक्ष से नहीं। जब विपक्ष सत्ता में आएगी तब उससे करेंगे, और जब थी तब करते थे। 30 साल से यही करता आ रहा। तो सत्ता से मैंने सवाल किया। मैंने किसी सरकार से आज तक कुछ नहीं लिया है, कोई फायदा नहीं लिया है, 1 रुपए का नहीं लिया है। मेरे घर में यदि आपको सुई भी होगी तो उसका भी मैं हिसाब देने की स्थिति में हूं, एक एक पैसे का हिसाब। इससे आप समझ सकते। तो जब इतनी ईमानदारी से जिया है, तभी मैं मक्कार को मक्कार कह पाता हूं और ईमानदार को ईमानदार। आज क्यों मैं राहुल गांधी को सबसे बेहतरीन नेता मानता हूं हिंदुस्तान में, और मानता हूं वो गांधी और नेहरू के प्रतिबिंब है, इसलिए कहता हूं क्योंकि वो गुण उनमें देखे जाते हैं। उन्होंने आज पैदल चला है, लेकिन जब वो पैदल नहीं चले थे तब भी मैं कहता था, क्योंकि जब मैं उनसे पहली बार मिला था 2008 में, तब मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था। उन दिनों मैं अमर उजाला अखबार का स्टेट ब्यूरो चीफ हुआ करता था पंजाब हरियाणा, और उस यूथ के प्रोजेक्ट के वो महासचिव थे, और उस दौरान आए। तब उनके साथ मुझे जा करके बात करने का मौका मिला। उस दौरान उन्होंने जो बातें कही थी, उन्हीं बातों पर वो कायम रहे। जब उनकी सरकार भी थी, दोबारा रिपीट हो, और उनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, चाहे भट्टा पारसौल में हो, चाहे और जो भी हो, किसानों के लिए हो, दूसरी चीजें। और उसके बाद जब वो सत्ता से बाहर हुए, तब भी उन मुद्दों को लेकर के लड़ रहे। इसलिए मैं कहता हूं वो शख्स सच्चा है, और जो सच्चा होता है उसे पहचानने में हो सकता है देर लगे, लेकिन जब पहचाना जाएगा तो कोई भी सही आदमी उसके साथ खड़ा हो। तो आज वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही वजह है कि उनके धुर विरोधी योगेंद्र यादव भी आज उनके साथ, और तमाम सारे लोग उनके साथ। आज पूरा इंडिया गठबंधन उनके पीछे खड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी एकमात्र चेहरा है जो आज देश और देश के बाहर सब जगह नेहरू की तरीके से सर्वमान्य, और उन्हें उसी तरह स्वीकार किया जाता। तो इसलिए मैं, तो अन्याय और न्याय के बीच की लड़ाई है, तो निश्चित रूप से मुझे न्याय के साथ खड़ा होना होगा और अन्याय का विरोध करना होगा। आप कितना करेंगे यह आपका फैसला है। जय